हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है जी आपका। तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस अकाउंट्स का आरटीपी, क्योंकि हमने टैक्स कवर कर लिया, कॉस्ट भी हमारा हो गया, एफएम इको भी हो गया। अब एडवांस अकाउंट्स है। ठीक है जी। तो एडवांस अकाउंट के आरटीपी पे ले चलते हैं आपको, देखते हैं जी क्या क्या है उसके अंदर। कोशिश ये भी रहेगी कि ये भी पूरा डिटेल में रहे, एक एक क्वेश्चन हम अलग अलग ही रखें। सर स्टार्ट यहाँ से होता है, यहाँ लिख के आता है अमेंडमेंट इन शेड्यूल 3 डिवीजन 1 टू द कंपनी एक्ट 2013। पुरानी बातें सर बता रखी हैं आपको। अब इन्होंने ये बात लिखी है कि जो एसेट की हेडिंग होती है उसके अंदर नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट की जगह पीपीई लिख देना। सर पिछले 2-3 अटेम्प्ट से यही कर रहे हैं हम। ठीक है, पीपीई लिख रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद इसने कहा कि भाई जो रिजर्व एंड सरप्लस है वहाँ पे इस आइटम के आगे से रिजर्व ओमिट कर दो। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात हो रही है जिसके आगे से रिजर्व ओमिट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तो सर पता है। बाकी एसएलआर वगैरह देख लो, क्योंकि आपको याद होगा कि बैंकिंग में एक क्वेश्चन है जो सीआरआर और एसएलआर की बात करता है। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पेपर में आ जाए कि चेक करो कि कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन हो रही है, सीआर एसएलआर मेंटेन हो रहा है, तो ये काम आ सकता है। तो ये देख लेते हैं सर कितना लिखा हुआ। देखिए सर काफी ज्यादा दिया हुआ है यहाँ से, जैसे एसएलआर ये आपको ये देखना है। 18% लिखा हुआ फ्रॉम 11 अप्रैल 2020 ऑफ देयर टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो हम इसी को लेके चलेंगे रेलेवेंट अपने लिए। देन उसके बाद लिख के आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो required to be maintained by every bank shall be 3% of its demand and time liability from the fortnight beginning 28 मार्च 2020 for a period of 1 year 26 मार्च 21। अर्लियर इट वाज 4%। तो ये हमेशा मैं कहता हूँ तो जब भी हम बैंकिंग पढ़ते हैं कि जो सीआरआर और एसएलआर है वो अपने आरटीपी में से लेटेस्ट पढ़ लेना चाहिए। आप नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको बताया जी 30 अप्रैल तक के जो चेंजेस हैं वो आप पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये सारा आपके सामने आ गया है। देन उसके और सर इतना कोई हमारे लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी काम इसमें है नहीं है। ठीक है जी। वो इंड एस यहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे बेटा, वो फाइनल में ही होते होते हैं। तो फिर जो चेंजेस आए, एस इधर से उधर शिफ्ट हुए, पार्टनरशिप का चैप्टर शिफ्ट हुआ, वो सारा बता रहा है। अब पहला सवाल, जिस तरह की पता ही कि पार्टनरशिप में से एक बड़ा सवाल आएगा ही आएगा, जब ये ग्रुप 1 में थी तब भी ये सवाल लाती थी, यहाँ भी लाएगी। तो पहला सवाल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे है। Amit, Sumit, and Kumar are partners sharing profit losses 2-1. They decided to dissolve the firm. Their balance sheet is as under. अमित और सुमित यहाँ कैपिटल अकाउंट अपीयर हो रहे हैं। कुमार का ओवरड्रॉन है इसलिए डेबिट बैलेंस है, एसेट में अपीयर हो रहा है। ध्यान देखेंगे, अमित, सुमित एंड कुमार, ठीक है, दो भाई यहाँ दिख रहे हैं, तीसरा ओवरड्रॉन है। देन देयर इज जनरल रिजर्व। मैं क्या पार्टनरशिप में पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो जो है वो पहले देख लें। देन देयर इज कुमार लोन, लोन फ्रॉम डी। डी बेटा कोई आउटसाइडर होगा, ये हमारा कोई पार्टनर पुर्टनर नहीं है, ये आप समझ गए। तो पार्टनर कौन कौन है अपने? सर अमित, सुमित एंड कुमार, ठीक है सर। उसके बाद जी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ऑर्डिनरी बैलेंस शीट है, बस गो थ्रू हो रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल कुछ खास नहीं है। मई 20 के जो आरटीपी थे उसमें पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, काफी लोगों को परेशानी थी, वो वीडियो जरूर देखें, पहले क्वेश्चन की वीडियो अलग से बनी हुई है उसमें भी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। रियलाइजेशन एक्सपेंस 18,000 है, जिसमें से 3,000 वॉज बॉर्न बाय अमित, नॉर्मल है, बाकी फर्म पे कर देगी, बाकी ये 3,000 टू अमित लिख देना। क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 12,000 एट 10,800। रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 6.25। सर ये देखो 30,000 के क्रेडिटर है आपके, यस सर, 30,000 के क्रेडिटर ये दिख रहे हैं मेरे को। ये एक तो फर्नीचर टेक ओवर कर रहे हैं जिसकी बुक वैल्यू 12 है, पर ये 10,800 पे ही मान रहे हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा। बाकी जितना रह गया, बाकी सर 19,200 रह गया यहाँ पे, हाँ जी, उसको 6.25% डिस्काउंट पे कर दूं 6.25। तो 19,200 का 6.25 माइनस करके 18,000 की पेमेंट की एंट्री करनी होगी बस। तो क्रेडिटर और फर्नीचर तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपस में ही सेट ऑफ हो जाएंगे। तो जितने पे करने एंट्री उसकी करनी है, टेक ओवर की नहीं करनी है। अब कहते हैं रिमेनिंग फर्नीचर अदर एसेट रियलाइज एज अंडर। रिमेनिंग फर्नीचर, फर्नीचर के आगे लिखा रिमेनिंग टेकन ओवर बाय कुमार एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। सर फर्नीचर एक बार ऊपर देख लीजिए। सर फर्नीचर 25,500 का है, 25,500 में से आप
ये 12,000 वाला यहाँ चला गया, ये हटा दीजिए, 13,500 बचा। ये 90% पे कुमार को टेक ओवर करवा देना। तो आप चाहेंगे कि यहाँ तक का हम सर आंसर में भी देख लेते, तो साथ साथ ही हमें एक ही बार गो थ्रू हो जाता। हाँ जी सर, अब मैं वहाँ ला रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए सर, पहले नॉर्मल वे है, यहाँ तक आपके जड़े एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करने होते हैं, ये काम किया गया है। ठीक है, रियलाइजेशन की पहली एंट्री, रियलाइजेशन टू एसेट, इसका इफेक्ट यहाँ तक आया है। फिर सर उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज वगैरह और प्रोविजंस वगैरह ट्रांसफर हुई लगती हैं यहाँ तक। यहाँ तक की एंट्रियां बहुत ही सिंपल है। डी एक आउटसाइडर है, पार्टनर नहीं है, इसलिए उसका लोन यहीं आएगा। ये सर कुमार ने जो फर्नीचर टेक ओवर किया, जिसका हम बना रहे थे पूरा सीन, ये वही है 90% इस पे, ये देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा मैं आपको क्रेडिटर के रिगार्डिंग भी दिखा देता हूँ। सर पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस दिखा दीजिए, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में वो थे। 18 में से 3 अमित, बाकी हम खुद, हम मतलब की फर्म। तो 2 बैंक ये हम पे कर रहे हैं, फर्म पे कर रही है, ये अमित को हम क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर क्रेडिटर के आप यहाँ देख लीजिए, 2 बैंक वाली बहुत एंट्रियां इकट्ठी कर दी गई हैं। 18,000 रुपए क्रेडिटर के सर हमने निकाल लिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 18,000 रुपए, इट मीन यहाँ तक सब हो गया। स्टॉक रियलाइज्ड 120% ऑफ द बुक वैल्यू। तो सर ये रहा स्टॉक आपका 36,000 रुपए का, ये 36,000 रुपए का स्टॉक है, इसका 120% करके बाय बैंक आ गया। बिल्कुल ठीक है। बुक डेट्स 12,000 ऑफ द डेट प्रूव्ड बैड, रिमेनिंग वर फुली रियलाइज्ड। अच्छा, 12,000 ऑफ द डेटर होना चाहिए, तो चलो डेट वही बात होती है। ठीक है, डेटर ही मतलब लेना इसका। तो यहाँ डेटर आपके ये रहे, इसमें इन्होंने बोला कि 12,000 बैड है, 60 में से 12 बैड, बचा कितना 48, 48 फुली रियलाइज्ड। ठीक है सर, पूरा 48,000 यहाँ पे इसमें आ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग का पॉइंट भी आसानी है, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 165, तो 165 यहाँ आ गया, दिक्कत कोई भी नहीं अभी तक। तो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अमित एट 15% डिस्काउंट। सर ये री इन्वेस्टमेंट, इसमें 15% कम कर दो, अमित को दे दो। 15,000 का 15% होता है 2250, वो माइनस करके अमित टेक ओवर करके ले गया। बिल्कुल ठीक बात है सर। फॉर हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश, रिमेनिंग अमाउंट was paid at a discount to 10% for half of his loan। ध्यान से, half of his loan ये बना लेते हैं सर। डी का लोन जो है यहां बना लेते हैं कि क्या स्टोरी है। डी का लोन अगर आप देखें तो 1,20,000 का है। बैलेंस शीट में से भी दर्शन करना चाहेंगे वहां से भी कर लीजिए। सर 1,20,000 है। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हिसाब करते जाना। ये लो सर, क्या बोलता सुनो इससे, कहता है फॉर हाफ ऑफ हिज लोन, फॉर हाफ हिज लोन, तो 60,000 इस तरफ कर दे बेटा, 60,000 इस तरफ कर दे। क्या हुआ इसके लिए, पढ़े। डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, ये कह रहा है मुझे प्लांट एंड मशीनरी दे दो और 7,500 रुपए कैश में दे दो। ठीक है बेटा जी, और भी बता दो फिर बाकी हाफ का क्या करेंगे। रिमेनिंग में कहता मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 10% का, तो ये वाले के बदले में आप 10% ऑफ दे देंगे। अच्छा जी, इसका सीधे सीधे मतलब तो ये बनता है कि आप हमारे से इतनी पेमेंट लोगे, 7,500 यहाँ और 54,000 यहाँ, तो ये बन जाएगी 61,500। अब प्लांट एंड मशीनरी और लोन दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हुए हो, तो उनके तो कोई टेक ओवर की एंट्री होगी नहीं। रिजल्टिंग प्रॉफिट लॉस अब पे इफेक्ट ले लेता है, आपको पता ही है। जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो ये एंट्री पूरी समझाई जाती है हमेशा। तो सर यहाँ पे डी लोन अगर आप देखें 2 बार पे किया गया है, आप जोड़ के भी पे कर सकते थे, ये वही 61,500 है। बाकी ये रही आपकी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे ट्रांसफर हुई हुई। अब वो उसने आधे लोन के बदले में एडजस्टमेंट की थोड़ी बहुत, उसमें जो फायदा नुकसान हुआ वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। और सर कोई पॉइंट देख रहे हैं बेटा। बिल पेवर वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। अब जो बिल्स पेबल है ना, उसमें हो सकता है कि अलग अलग बिल्स हों। कोई भाई अभी ये डेट क्या है, 31 मार्च है बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च 2020 है। हो सकता है कोई अप्रैल में पे करना हो, कोई मई में, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर इन्होंने उसकी एक एवरेज ड्यू डेट निकाली, चैप्टर फाउंडेशन में आपने कर रखा है एडीडी निकाली, तो पता किया कि जो बिल्स हैं वो ड्यू हैं उन्होंने एवरेज 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च, बट दे वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च। तो थोड़ा अर्ली पेमेंट करने की वजह से डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए था। 6% डिस्काउंट पर एनम है, कितने महीने के लिए मिलेगा सर, 1 महीने के लिए। सर ½ % ही हुआ।
तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से, ये रहे जी आपके बिल्स पेबल। मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ये रहे जी बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है 12,000 के, तो 12,000 के ऊपर 6% एक महीना, तो ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं सर जी। 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आधा % डिस्काउंट होना है, तो ये 11,940 की पेमेंट आप इन्हें कर दीजिए। एडजस्टमेंट के मामले में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कोई भी नया पॉइंट दिखाई नहीं खास मेरे को तो इसमें। इसके बाद जी आप इसकी बैलेंसिंग वगैरह करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो जो पूछा वो आपको बनाना तो पड़ेगा ही, खुद करके देख लेना क्वेश्चन को एक बार, कोई भी पॉइंट बनेगा नहीं। तो ये रहे जी अमित सुमित कुमार, ओवरड्रॉन है तो डेबिट है, इसने लोन दे रखा कुमार ने तो कैपिटल में ही ट्रांसफर कर लिया, जनरल रिजर्व PSR में बांट दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्रेडिट दिया, रियलाइजेशन प्रॉफिट का क्रेडिट दिया, इसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, इसने फर्नीचर टेक ओवर किया है। बाकी जी टू बैंक बाय बैंक वाली कहानी जो आप सुनते ही रहते हैं। नीचे इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से सारी एफर्ट्स कर रखी हैं, देखो पूरे अच्छे नोट्स बना के दिए हैं कि कौन सा कैसे टेक ओवर हो रहा है, सारी कहानियां जड़ी हैं वो आपको दी गई हैं। वो अब आप पे है कि जितना आपने इस हिसाब से कवर करना है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई सेकंड क्वेश्चन भी पार्टनरशिप के साथ ही जुड़ता है। पार्ट 1 जो बनने जा रहा है RTP का, उसमें हम क्वेश्चन नंबर नीचे इस बार स्पेसिफाई करवा देंगे कि क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कवर्ड है, ये भी यहीं कवर कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम ESOPs को जगह दे देंगे, फिर बायबैक आ जाएगा, इस तरह अलग अलग चलते रहेंगे। सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है LLP पे, CA फाउंडेशन में भी आप LLP एक्ट पढ़ के आए हुए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन दी प्रोविजन रिलेटेड विद द लिमिटेड लाइबिलिटी, with the liability of limited liability partnership and its partner, फिर सर्कमस्टांसेस जिसमें ट्रिब्यूनल के थ्रू वाइंड अप हो सकता, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। और एक बार देख लेते हैं क्योंकि ऐसी कई बार थ्योरेटिकल चीज़ें फाउंडेशन में आपने पढ़ा है और फिर अब इंटर में पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, डिपेंड करता है ना। अंडर सेक्शन 27(3) ऑफ LLP एक्ट, obligation of an LLP arising out of contract or otherwise shall solely be the obligation of LLP, मतलब मेंबर्स की या पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन नहीं होगी। लिमिटेशन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड हिज पार्टनर इज एज अंडर, लाइबिलिटी ऑफ LLP शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ LLP। तभी तो लोग ये बनाते हैं आजकल, पुरानी पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर रगड़ा जाता था, इसमें वो चांस कम है। पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ LLP अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट solely by reason of partner. LLP is not bound by anything done by partner in dealing with a person if the partner does not have authority to act on the behalf of LLP in doing that dealing. LLP भी लायबल नहीं है अगर पार्टनर कुछ कोई डीलिंग करता है किसी और बंदे के साथ, जब तक उसे अथॉरिटी नहीं दी गई। The other person knows that the partner has no authority or does not believe or him to be a partner in LLP. Liability of LLP and the partners perpetrating fraudulent dealings shall be unlimited. वही सर जिस तरह कंपनियों में भी होता है कॉर्पोरेट व्हील वाला कॉन्सेप्ट, वही यहाँ भी है कि फ्रॉडुलेंट डीलिंग होगी तो अनलिमिटेड हो जाएगी फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और अदर लायबिलिटीज ऑफ द LLP। अब कैसे कैसे वाउंड अप हो सकती है बाय ट्रिब्यूनल, इफ द LLP डिसाइडेड दैट इट शुड बी वाउंड अप, ये तो खुद ही उसने डिसाइड किया। इफ अ पीरियड फॉर मोर देन 6 months द नंबर ऑफ पार्टनर और LLP 2 से नीचे अनेबल टू पे द डेट्स, if the LLP acted against the interest of integrity and sovereignty of the India, देश के हित में काम नहीं कर रही है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और देश के लिए खतरा है। if the LLP has defaulted in filing the statement of count and solvency, बहुत इजी थ्योरी है बेटा, पढ़ लेना, कई बार पता नहीं होता, इधर उधर हो जाए सवाल तो थ्योरी काम आ जाती है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन एक तरह से ओवर है, इसको क्लोज करते हैं फर्स्ट पार्ट को।